नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट क्लास साइंस की। और ये साइंस की क्लास आपकी मैराथन क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन और बायोलॉजी के क्वेश्चन। और ये जो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ये पिछले जो विगत परीक्षाएं हैं वहाँ पर पूछे गए प्रश्न होने वाले हैं। और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो एक ही वीडियो में हम आपको संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर देने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फिजिक्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि भौतिक विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं। नाम के ये आपके टॉप 30 हैं, लेकिन इनमें जो चारों ऑप्शन हैं उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो कौन सा दर्पण होता है जो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है? बताइएगा आप लोग। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा समतल और उत्तल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो समतल दर्पण से बनता है। किससे बनता है बच्चों? समतल दर्पण से बनता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो आकार होता है, यहाँ पर गलत टाइप है, वो कैसा दिखता है? ये आपको बताना है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का आकार है वो कैसा दिखता है? तो ये दिखता है बच्चों चपटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक या फिर शून्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उत्तल लेंस होता है बच्चों, इसकी जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों की नाक, कान, गले की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोगियों की जो जांच होती है नाक, कान, गले की, उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें बच्चों किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य जो नेत्र होते हैं हमारे, इनकी जो रेटिना होती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, ये आपको बताना है। तो ये बनता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और उल्टा बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी नेत्र का निकटतम जो बिंदु होता है वो कितने सेंटीमीटर तक होता है? ये आपको बताना है। जो निकटतम बिंदु होता है उसकी दूरी आपको बतानी है। तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर दूरस्थ बिंदु पूछा जाए, दूरस्थ बिंदु, तो ये कितने पर होता है? तो ये आपका होता है इनफाइनाइट, यानी कि अनंत पर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बच्चों वाला प्रश्न है, खतरे के सिग्नल को कौन सा कलर यहाँ पर यूज होता है? तो इसमें होता है लाल रंग। ऑप्शन नंबर ए लाल कलर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तांबे का, प्लेटिनम का, टंगस्टन का या फिर जस्ते का? तो जो विद्युत बल्ब होता है, ये आपको बताना है कि इसका जो फिलामेंट होता है वो किसका होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ये होता है बच्चों टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो इसमें बच्चों लगा होता है अवतल लेंस, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है निकट दृष्टि दोष की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
और निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है? मायोपिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगर यहीं पर हम आपसे पूछे कि अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष दिया हो, क्या दिया हो? दूर दृष्टि दोष, तो यहाँ पर किस लेंस का उपयोग होगा? अगर दूर दृष्टि दोष पूछा जाए यानी कि हाइपर मायोपिया, इसको क्या बोला जाता है? हाइपर मायोपिया बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, हाइपर मायोपिया इसको जो है बोला जाता है। किसको? दूर दृष्टि दोष को। और इसमें यूज होता है उत्तल लेंस, ठीक है। अगर आपसे दूर दृष्टि दोष पूछा जाए, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का जो रंग है वो कैसा दिखता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग वायुयान में यात्रा कर रहे हैं यानी कि हवाई जहाज में, तो वहां पर जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखता है? तो वो दिखता है काला। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कॉर्निया, रेटिना, आइरिस या फिर पुतली। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्रतिबिंब जो है वो किस भाग पर पड़ता है आंख के? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ये पड़ता है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर ए रेटिना हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो नहीं बहुत ही ध्यान से देखना है आपको, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ईंधन है जिसका उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। एलपीजी का तो करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, कोयले का भी करते हैं, लेकिन सीएनजी का नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सीएनजी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा सभी लोग। तो ज्योति तीव्रता का जो आंसर होगा वो हो जाएगा कैंडला। ऑप्शन नंबर ए ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडला। अगर आपसे डायोप्टर पूछा जाए तो बताइएगा सभी लोग, डायोप्टर किसका होता है? तो ये होता है लेंस की क्षमता मापने के लिए। लेंस की क्षमता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डायोप्टर का। पास्कल अगर आपसे पूछा जाए, पास्कल बताइएगा सभी लोग। तो ये होता है आपका दाब का मात्रक। किसका होता है बच्चों? दाब का मात्रक होता है। और जूल होता है आपका कार का, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है। जूल हो गया कार का मात्रक, पास्कल हो गया दाब का मात्रक, डायोप्टर लेंस की क्षमता का हो गया, और ज्योति तीव्रता का हो गया कैंडला। क्लियर? चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? जो खाद्य ऊर्जा होती है उसको किस इकाई में हम लोग माप सकते हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो कैलोरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? नोट कर लीजिएगा, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी बच्चों 1971 में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। मात्रकों की जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है ये कब लागू की गई थी? 1971 में। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश का मतलब सा माने सहित, दिशा माने दिशा, ठीक है। एक होती है अदिश राशि, आ माने नहीं और दिशा माने दिशा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सदिश पूछा गया है यानी कि दिशा के साथ में, तो ये हो जाएगी संवेग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे कि दाब हो गई, ऊर्जा हो गई, कार्य हो गई, तो ये तीनों की तीनों आपकी अदिश राशियां हो जाएंगी। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये किया है न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खिंचा चला आता है? तो सभी ने ये नियम पढ़ा होगा कि जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आ जाती है?
गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? बताइएगा सभी लोग कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो कितना भाग है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है 1/6 भाग। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चाबी भरी घड़ी में होती है बच्चों स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने यहाँ पर लिए हैं। बताइएगा कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। अगर आपने जो तैयारी है आपने अच्छे से की होगी तो ये क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर पा रहे होंगे। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है बच्चों? ये लगता है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो तैरने का कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो ये जो है घनत्व के कारण तैरते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन के जो है किस गति के नियम के कारण संभव है? तो यहाँ पर न्यूटन के नियम आपको याद होने चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल के ये क्वेश्चन हैं और कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है। प्रथम नियम की बात करें तो क्या कहता है कि इसको बोला जाता है जड़त्व का नियम। पहले नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और अगर वो वस्तु गतिशील है, यानी कि या तो विरामावस्था में है या फिर गतिशील है, तो वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है न्यूटन के गति का पहला नियम, और इसी को जो है जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। द्वितीय नियम की बात करें तो यहाँ पर आपको पता होगा एक फार्मूला निकल कर आता है F बराबर ma का। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का जो बल है, किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल है, वो वस्तु के द्रव्यमान यानी कि m, ये हो गया द्रव्यमान, और उसके यानी कि वस्तु के त्वरण यानी कि a, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कहलाता है न्यूटन के गति का दूसरा नियम, F बराबर ma। F क्या है? यहाँ पर बल है, m द्रव्यमान है और a क्या है? त्वरण है। ठीक है, याद हो गया। अब आपसे जो पूछा गया है यहाँ पर कि जल में जो तैरना है वो न्यूटन के किस गति के नियम पर आधारित है, तो ये है तृतीय नियम के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि बंदूक से निकली गोली, ये भी तृतीय नियम का उदाहरण है। अब बात कर लेते हैं तृतीय नियम होता क्या है। जब भी कोई वस्तु, सॉरी ऐसे समझिएगा कि जब कोई एक वस्तु है, मान लीजिएगा वो दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि जो तीसरा नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोला जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये नाम ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, तो ये हो जाएगा तीसरा नियम। ठीक है, और जड़त्व का नियम हमने आपको बताया था वो था पहला नियम। ठीक है, तो ये बातें भी आप लोगों को याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की जो सुई है वो पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर आपका होता है कितने वाट के बराबर? ये होता है 746 वाट के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 746। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापक्रम है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है बच्चों 98 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा या फिर शून्य हो जाएगा या फिर
नो चेंज यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो अगर बर्फ पर दाब बढ़ाया जाएगा तो इसका जो गलनांक है वो क्या होगा बच्चों, ये क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है, तो ये है चांदी यानी कि एजी। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। साबुन के जो बुलबुले के चमकीले रंग हैं वो निम्नलिखित में किसके कारण होते हैं, तो ये होते हैं बच्चों प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताइएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है फेदोमीटर। इसका यूज कहाँ होता है आप लोग बताइएगा। तो फेदोमीटर का जो यूज होता है ये होता है समुद्र की गहराई मापने में। नोट कर लीजिएगा, समुद्र की गहराई अगर आपसे पूछा जाए किससे मापी जाती है तो फेदोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर बताइएगा क्या होगा। तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है द्रवों की जो आपेक्षिक घनत्व होते हैं ना, यानी कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो मापा जाता है आपका किससे, हाइड्रोमीटर से। और वायुमंडल की जो आर्द्रता है ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व अगर पूछा जाए तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, याद हो गया। बैरोमीटर का उपयोग होता है वायुदाब मापने में। ठीक है, तो ये दाब मापने में होता है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। इन्होंने जो है 1897 ईस्वी में इसकी खोज की थी। 1897 में जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर। रदरफोर्ड की अगर बात करें तो इन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। कब की थी, 1917 में। प्रोटॉन की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो रदरफोर्ड ने की थी। क्लियर हो गया। जेम्स चैडविक की बात करें तो इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फर्मी की अगर बात करें तो फर्मी ने क्या किया था, जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर होता है, इसकी खोज की थी किसने, फर्मी ने। ठीक है, क्लियर। तो इसके साथ ही यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि फिजिक्स से थे। और अब यहाँ पर हम आगे यहाँ पर देखने वाले हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन, यानी कि रसायन विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है रसायन विज्ञान से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, एल्यूमिनियम धातु को किससे प्राप्त किया जाता है, बताइएगा सभी लोग। एल्यूमिनियम जो धातु है इसको किससे प्राप्त किया जाता है, पिच ब्लेंड से, ग्रेफाइट से, बॉक्साइट से या फिर अर्जेंटाइट से। तो बात करें एल्यूमिनियम की तो इसको बच्चों प्राप्त किया जाता है बॉक्साइट से। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पिच ब्लेंड से क्या प्राप्त होता है तो इससे बच्चों प्राप्त होता है यूरेनियम। ठीक है। ग्रेफाइट से अगर पूछा जाए कि इससे क्या प्राप्त होता है तो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है आपका कार्बन। क्लियर। और अर्जेंटाइट से अगर आपसे पूछा जाए तो अर्जेंटाइट से आपका प्राप्त होता है सिल्वर यानी कि चांदी। क्लियर। तो चारों ऑप्शन यहाँ पर आपके क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, यानी कि जो सबसे लाइट वेट एलिमेंट है वो कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। हीलियम, हाइड्रोजन, यूरेनियम या फिर लिथियम। तो बात करें सबसे हल्के तत्व की तो ये होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे भारी तत्व अगर आपसे पूछा जाए तो यूरेनियम जो हो जाएगा ये हो जाएगा सबसे भारी तत्व। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लाफिंग गैस या फिर हास्य गैस किसे बोला जाता है ये आपको बताना है। तो ये बोला जाता है N2O को। क्या फार्मूला होता है इसका, N2O। और N2O किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब कि N2O। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो ये होती है बच्चों फ्लोरीन की, F9। फ्लोरीन की जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है, यानी कि पॉजिटिव धनात्मक तत्व सबसे अधिक कौन सा है, तो धनात्मक अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम, CS। ठीक है, CS। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 55 इसका परमाणु क्रमांक होता है। और फ्लोरीन का कितना होता है? तो 9 होता है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे अधिक धनात्मक तत्व सीजियम हो जाएगा और विद्युत ऋणात्मक सबसे ये हो जाएगा फ्लोरीन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि पीतल किसका मिश्रण होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पीतल किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो पीतल होता है ये मिश्रण होता है बच्चों किसका? तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तांबा को और क्या बोला जाता है? तांबा को बोला जाता है कॉपर और जस्ता को क्या बोला जाता है? जिंक। तो कॉपर और जिंक अगर यहाँ पर लिखा होता तो ये भी हमारा राइट आंसर हो जाता। क्लियर हो गया। तो पीतल किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है तांबा और जस्ता का। क्लियर। यहाँ पर और दिया गया है जैसे कि टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड दिया गया है। तो ये जो है सोल्डर यानी कि टाँका लगाने में इसका यूज होता है। ठीक है, आगे बात करें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की, तो इससे क्या बनता है? मैग्नीशियम बनता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो वायुयान तथा जहाजों को बनाने में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तांबा और एल्यूमिनियम की, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इससे बनता है एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है, और इसका प्रयोग किया जाता है सिक्के और सस्ते आभूषण बनाने में। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? सभी को पता होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भरी जाती है आपकी हीलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नियॉन की बात करें तो ये जो है वायुयान के ट्यूबों में भरी होती है। वायुयान जो होते हैं हमारे, इनको जो ट्यूब होते हैं इसमें भरी जाती है आपकी कौन सी गैस? नियॉन गैस। ठीक है, ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन क्या होता है? फिलामेंट वाले जो बल्ब होते हैं उनमें ये भरी जाती है, और जो लग्जरी कार होते हैं उनके जो टायर होते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है किसका? आर्गन गैस का। सीएनजी सभी को पता है आपकी जो है वाहनों में भरी होती है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? जल का जमकर बर्फ बन जाना ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये बच्चों है आपका भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे कि दूध से दही बनना अगर होता तो ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने का सोडा यानी कि जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है NaHCO3 को, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट। कहाँ पर लिखा है? सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगर यहाँ पर बात करें सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3, ये बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है सोडियम कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। इसको बोला जाता है क्या? धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा इसको यहाँ पर बोला जाता है। ये आप लोग जो है याद रखिएगा, जिसको हम वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, Na2CO3 को। ठीक है, अगर बात करें मर्क्यूरिक सल्फाइड की, कहाँ पर लिखा है? ये ऑप्शन नंबर सी में। तो मर्क्यूरिक जो सल्फाइड होता है इसका फार्मूला होता है HgS। ठीक है, इसको सिंदूर बोला जाता है। सुक्रोज का फार्मूला सभी को पता होगा। सुक्रोज का क्या होता है? इसको भी नोट कर लीजिएगा। सुक्रोज का यानी कि चीनी का C12H22O11, ये होता है सुक्रोज का फार्मूला। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। जो प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक होता है बताइएगा सभी लोग। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है एथिलीन। ये जो है पॉलीथीन का बहुलक होता है। पॉलीथीन का किसका होता है? पॉलीथीन का।
और जो प्राकृतिक रबर है ये किसका बहुलक होता है? ये होता है आइसोप्रेन का। तो आंसर हो जाएगा आइसोप्रेन। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि क्वेश्चन यहाँ पर ये है, निम्न में से सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? बताइएगा कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट या फिर एंथ्रासाइड? तो एंथ्रासाइड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 85% तक, इसलिए इसको जो है सबसे उत्तम कोटि का यहाँ पर कोयला माना जाता है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा सभी लोग। तो नींबू में बच्चों पाया जाता है आपका साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एस्टिक अम्ल की। तो ये पाया जाता है सिरका में। कहाँ पर पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। मैलिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है एप्पल में यानी कि सेब में। तो एप्पल लिख लीजिएगा, यानी कि सेब में पाया जाता है। ठीक है। फ्लोरिक अम्ल की अगर बात करें तो ये पाया जाता है आपका अनार में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक की अड़सूत्र वाले, यहाँ पर जो है एक की नहीं होगा, एक ही होगा। एक ही अड़सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? बताइएगा सभी लोग। एक ही अड़सूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो इसको बच्चों बोला जाता है बहुलक। ऑप्शन नंबर बी बहुलक हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। पहला ऑप्शन जो दिया है अपरूप का, ठीक है, एलोटॉप का। तो एलोटॉप किसे बोलते हैं? किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उनको हम एलोटॉप यानी कि अपरूप बोलते हैं। ठीक है, अपरूप बोलते हैं। और इसका उदाहरण होता है जैसे कि कार्बन। कार्बन इसका उदाहरण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन के दो होते हैं आपके रूप। कौन से? एक होता है क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय होता है, और एक होता है अक्रिस्टलीय, एक होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ये दो इसके जो है भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, दो रूप होते हैं। क्रिस्टलीय के अंदर आ जाता है आपका जैसे कि हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गई। और अक्रिस्टलीय के अंदर आता है आपका जैसे कि कोक और चारकोल। ठीक है, तो ये आता है अक्रिस्टलीय के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बात करते हैं समभारिक की। समभारिक का मतलब क्या होता है, या फिर समस्थानिक की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समस्थानिक की। समस्थानिक का मतलब क्या है कि जिसके स्थान समान हो, यानी कि इसको हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, यानी कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, इनको हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है? 1H1, 1H2, 1H3। यहाँ पर देखिए जो ये परमाणु क्रमांक हैं ये सभी में 1 है। ठीक है, लेकिन जो इसके जो भार हैं, जो ऊपर हैं, ये सभी अलग अलग हैं। ठीक है, तो जिसके परमाणु क्रमांक समान हैं उनको हम बोलते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप्स। ठीक है, क्लियर हो गया? 1H1 को बोला जाता है प्रोटियम, 1H2 को बोला जाता है ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोला जाता है ट्राइटियम। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं यहाँ पर समभारिक की। तो समभारिक अब आपको पता चल गया होगा, यानी कि इसको बोला जाता है आइसोबॉक्स। ठीक है, भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होंगे लेकिन जो परमाणु भार हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर लिखा है समभारिक। सम का मतलब समान, भारिक का मतलब भार। जिसके भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न हो उसको जो है समभारिक बोला जाता है। इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे कि आर्गन होता है, तो आर्गन, ठीक है, पोटेशियम और आपका कैल्शियम। आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है 18, इसका होता है पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, इनके जो भार होते हैं वो 40-40 होते हैं सभी के। तो यहाँ पर देखिए समभारिक, भार यहाँ पर समान है ना। क्लियर हो गया? अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, लेकिन जो परमाणु क्रमांक हैं वो सभी के भिन्न हैं, 18, 19, 20। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? ये किया था मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो सभी को पता होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 से कम, और 7 से अधिक किसका होता है? ये होता है क्षारीय का। क्षारीय का अगर आपसे पूछा जाए तो 7 से अधिक, और 7 होता है उदासीन का। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 7 किसका होता है? उदासीन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? तो अम्ल का जो जलीय विलयन होता है बच्चों, ये जो है क्या करता है? ये आपका जो नीला लिटमस होता है इसको लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ चुका है। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस कौन सी है? मोटर वाहनों के जो धुआं होता है आपका, उससे कौन सी जो है विषैली गैस निकलती है, ये आपको बताना है। तो इससे निकलती है बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। क्लियर? मीथेन जो है यानी कि इसका फार्मूला होता है CH4, ये जो है गोबर गैस बनाने में इसका यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, इसका फार्मूला होता है शुष्क बर्फ का रूप एक तरीके से होता है आपका CO2। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है, ये आपको बताना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और नमक का भी जो पीएच मान होता है वो भी कितना होता है बच्चों? 7 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7.4 किसका होता है? बताइएगा सभी लोग। 7.4 ये होता है रक्त का यानी कि ब्लड का। रक्त बोल दो या फिर ब्लड बोल दो, ये होता है 7.4। और 7.4 ही होता है आपका आंसू का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर? अगर पूछा जाए 6.4, तो 6.4 किसका होता है? ये होता है मिल्क का यानी कि दूध का। और 6 अगर पूछा जाए तो ये होता है मानव मूत्र का। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? बताइएगा सभी लोग, सबसे भारी जो मेटल होता है वो कौन सा होता है? लिथियम, ऑस्मियम, फ्लोरीन या फिर सीजियम? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो बताइएगा कि सबसे भारी धातु जो है वो कौन सी होती है? तो ये होती है ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की धातु अगर पूछा जाए तो लिथियम हो जाएगा। ये होती है सबसे हल्की, कौन सी? लिथियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या होता है ये आपको बताना है। तो वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चों का भला हो सके। तो बताइएगा कि निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो ये होता है सोडियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सभी लोग, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल का। क्लियर? फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो ये पाया जाता है आपका चींटियों में। कहाँ पर पाया जाता है? चींटियों में, जो लाल चींटी होती हैं। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो ये कहाँ होता है? ये पाया जाता है आपका दूध में, ये भी नोट कर लीजिएगा। और टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अंगूर में। ठीक है, चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? प्राकृतिक बहुलक नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो नहीं का विशेष ध्यान दीजिएगा। कौन सा नहीं है? तो इसमें नहीं होगा नायलॉन, बाकी सब ये प्राकृतिक बहुलक हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, अगर उस पर हम क्लोरीन गैस की क्रिया कराएंगे तो कौन सा पदार्थ बनता है, ये आपको बताना है। तो इसमें बनता है बच्चों विरंजक चूर्ण। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है विरंजक चूर्ण का? तो ये होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो चाकू से किस धातु को हम आसानी से काट सकते हैं? तो ये हो जाएगी सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है कि साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। बताइएगा, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदु जल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योगफल को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है क्या बच्चों? द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी परमाणु के वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? किसी परमाणु के वाहतम जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसमें रह सकते हैं 8। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो नाभिक की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की सहायता से की थी। अल्फा कणों की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये होगा हमारा आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? एक्स किरणों की खोज किसने की थी बताइएगा सभी लोग। तो ये की थी फैराडे ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैडम क्यूरी की। तो मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। रदरफोर्ड की बात करें तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इसकी खोज रदरफोर्ड ने की। और हेनरी बैकरल ने किसकी की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बैकरल ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि रेडियो सक्रियता का जो मात्रक है वो क्या होता है, तो रेडियो सक्रियता का अगर मात्रक पूछा जाए तो वो होता है क्यूरी। तो क्यूरी से आप लोग क्यूरी आंसर मत लगा दीजिएगा। रेडियो सक्रियता की जो खोज है वो की थी हेनरी बैकरल ने, और जो रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है वो होता है क्यूरी। क्लियर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आ चुके हैं बायोलॉजी के सेक्शन में, यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। और आपके कोई भी वनडे एग्जाम जो होता है तो उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है वो सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो ये सेक्शन आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और वीडियो अभी तक अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर जीव विज्ञान का। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ चुका है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, एंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या फिर जेरेंटोलॉजी। तो जो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसको बच्चों बोला जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑर्निथोलॉजी की, ये क्या होता है? तो ऑर्निथोलॉजी जो होता है इसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ऑस्टियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या होता है? इसमें अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? अस्थियों का। तो अस्थियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। और बात करें जेरोंटोलॉजी की, तो जो बुढ़ापा आता है ना मनुष्य में, वो जो उसके कारक होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है जेरोंटोलॉजी में। ठीक है, समझ में आ गए आपको चारों ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से
किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? तो बताइएगा कि रात्रिचर जो हैं प्राय किस ग्रुप के जंतु यहाँ पर होते हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू ये जो है रात्रिचर प्राय जंतु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो तना नहीं है ये आपको देख लेना है, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको। तना नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, यानी कि 3 इसमें आपको तने के उदाहरण दिए गए होंगे और एक इनमें से तना नहीं होगा, ठीक है। तो गन्ना जो है ये तने का उदाहरण है, अदरक भी तने का उदाहरण है, आलू भी तने का उदाहरण है, लेकिन जो शकरकंद है ये तने का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये किसका उदाहरण है? ये जड़ का उदाहरण होता है शकरकंद, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोनैन जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है? तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या क्लियर हुआ कि कोनैन जो है ये मलेरिया के इलाज में आती है और सिनकोना पादप के किस भाग से ये जो है आती है? तो ये आती है सिनकोना नामक जो पादप होता है उसकी छाल से जो है ये दवा बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है, तो अफीम प्राप्त किससे किया जाता है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अफीम जो है ये बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? यानी कि सेल जो होती हैं उनका जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है? तो ये आपको बताना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है, तो हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है वो किसका होता है ये आपको बताना है। अस्थियों का, शारीरिक अंगों का, त्वचा मांसपेशी व अंगों का, या फिर जल का? तो जो अधिकतम भार होता है बच्चों ये होता है जल का। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको जरा हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि जैसे हमारा शरीर होता है तो उसमें जो अधिकतम भार होता है वो जल से बना होता है, ठीक है। इसकी मात्रा लगभग 2 से 3 तिहाई तक यहाँ पर जो है पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हमारे शरीर में जो भार होता है उसमें जो पानी होता है वो लगभग 60 to 70% जो है हमारे शरीर में जल पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कोश का द्रव है, ऊतक है, ठीक है, ऊतक द्रव होता है, रुधिर होता है जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसमें जो प्लाज्मा होता है वहां पर भी पानी की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। जैसे आपने मूत्र में देखा होगा, ठीक है, वो भी एक तरीके से जल होता है। स्वेद यानी कि जो पसीना निकलता है तो वो भी एक तरीके से जल के रूप में निकलता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो जल का भार होता है वो हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? कई बार ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, इसको आप अब गलत मत करिएगा। तो सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये होती है स्टेपीज, और ये पाई जाती है हमारे कान में, ठीक है। और सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछा जाए तो ये होती है फीमर, और ये हमारी जांग में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी होती है ये, जिसको हम फीमर बोलते हैं, और ये होती है सबसे छोटी हड्डी जिसको हम स्टेपीज बोलते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं ये मुख्यतः किससे बनती हैं? यानी कि रेड ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो ये बनती हैं कहाँ पर? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में, ठीक है। अगर बात करें लाल रक्त कणिकाओं की, तो श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर ये जो है हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं कौन? लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी। और इनका जो जीवन काल होता है वो 100 to 120, ठीक है, डेज का होता है, ये भी बात आपको पता होगी। और प्लीहा जो है वो पुरानी जो रक्त कणिकाएं होती हैं
यानी कि जो प्लीहा होता है आपका, ये आरबीसी को नष्ट करने का काम यहाँ पर करता है, जो पुरानी आरबीसी हो जाती हैं, ठीक है। और आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण जो है आरबीसी का लाल रंग होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है वो कौन होता है। तो यहाँ पर ग्रुप दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो सर्वदाता होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। तो सभी को पता होगा, ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। और ए बी ब्लड ग्रुप वाला जो होता है ये सर्वग्राही होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। तो बताइएगा कि वह क्रिया कौन सी है जिसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन तैयार करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। कई बार क्वेश्चन ये हम आपको करा चुके हैं, विटामिन का पूरा पार्ट हमने आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया था। तो विटामिन सी का सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है कच्चे एवं ताजे फल। जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि आपका आंवला हो गया, नींबू, संतरा हो गया, इनमें जो है विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अगर बात करें दूध की, तो दूध में क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। विटामिन बी 12 भी मिल जाएगा इससे, विटामिन डी मिल जाएगा और विटामिन के मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दूध से प्राप्त हो जाएंगी। घी में बात करें तो घी में आपको वसा प्राप्त होगी। और अगर दालों में बात करें तो दालों में प्रायः जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है कि विटामिन बी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, तो ये यहाँ पर गलत है। ये जो है जनन शक्ति का कम हो जाना, ये विटामिन ई की कमी से होता है, विटामिन ई की कमी से, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, इसमें होता है रिकेट्स नामक रोग यानी कि सूखा रोग। ये आप लोग याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सुमेलित नहीं है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि जो है लौह प्रचुर मात्रा में किस फल में यहाँ पर पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है बच्चों एक आवृत बीजी पौधे में। और इनमें से आवृत बीजी पौधा कौन सा है, आपका करौंदा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस फल में जो है क्या होता है कि विटामिन सी तथा लौह जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का काम होता है ये घाव भरने में बहुत ही उपयोगी होता है। और हमारे रक्त के जो हीमोग्लोबिन होता है हमारा, उसमें ये जो है पाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो बताइएगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो ये हो जाएगा रेनिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बताइएगा कि सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा। तो सोयाबीन के दाने में जो है सर्वाधिक यहाँ पर प्रोटीन पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, इसमें पाई जाती है लगभग 40% तक, ठीक है। लगभग 40% तक जो प्रोटीन है वो यहाँ पर सोयाबीन के दाने में पाई जाती है, ये आप लोग याद रखिएगा। और जो सोयाबीन है ये दलहनी एवं तिलहनी फसल होती है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर सोयाबीन का होता है। क्लियर। अगर बात करें यहाँ पर
जो सोयाबीन है इसमें और क्या क्या होता है, तो 40% तो यहाँ पर प्रोटीन हो गई आपकी, और इसी में बात करें तो 20 से 23% तक, 20 से 23% तक इसमें वसा भी पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 30% तक इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के बाल एवं नाखून यहाँ पर होगा, ये गलत टाइपिंग है। मानव के बाल एवं नाखून में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो बताइएगा आप लोग, बाल और नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसमें होता है बच्चों कौन सा? केराटिन नामक एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो लोहा है, सोडियम है, फास्फोरस है या फिर कैल्शियम है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको बता दें कि प्रमुख रूप से 4 तत्व यहाँ पर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उनमें से आता है आपका ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और एक आता है आपका कौन सा? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये 4 तत्व आपके पाए जाते हैं। अब इनकी मात्रा में थोड़ा हम यहाँ पर वर्णन कर लेते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन जो है ये आपका 65% तक पाया जाता है। क्लियर। कार्बन की बात करें तो 80% तक यहाँ पर पाया जाता है। वहीं अगर बात करें नाइट्रोजन की तो 3% तक पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो लगभग 10% तक यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो है फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, ये भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये 4 तत्व आपके पाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो भोजन का एक प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो गाय का दूध है वो पीले सफेद रंग का क्यों होता है। अगर बात करें दूध में, तो दूध में एक आपका कैसीन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, कैसीन नामक एक जो प्रोटीन उपस्थित होती है, इसी प्रोटीन के कारण दूध जो है आपका सफेद रंग का होता है। और अगर बात करें गाय के दूध का जो कलर होता है वो हल्के पीले रंग का क्यों होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। तो यहाँ पर ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, कैरोटीन के कारण होता है। तो यहाँ पर कैसीन भी होगा इसमें और कैरोटीन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैरोटीन का जो फार्मूला होता है वो भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला होता है C40O56। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, C40O56। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो बताइएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन सा होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रिनल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो बताइएगा, किसमें कोबाल्ट होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होता है विटामिन B12 में। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। तो एक तरफ यहाँ पर हार्मोन दिए गए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर दिया गया है स्रावित ग्रंथियां, यानी कि कौन सा हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो इसको देखिए हम ट्रिक से कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं पता है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं पता है, थायरॉक्सिन हमें यहाँ पर पता है। कैसे पता है? थायरॉक्सिन का जो संबंध होता है, ये जो स्रावित होती है, ठीक है, ये किस ग्रंथि से स्रावित होती है? ये होती है थायराइड से। यानी कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारा थायराइड ग्लैंड से यहाँ पर स्रावित होता है। तो यहाँ पर हमने था यहाँ पर देखा और था यहाँ पर देखा, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि सी का जो मेल होगा ये 1 नंबर से हो जाएगा। यहाँ पर अब आप ऑप्शन में देखिएगा, सी का 1 किस में दिया गया है? तो ये यहाँ पर दिया गया है सी का 1,
और एक यहाँ पर सी का 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सी का दूसरा है और यहाँ पर सी का तीसरा है, तो ऑप्शन सी और डी तो सीधा सीधा यहाँ पर गलत हो गए। क्लियर। अब आपको फाइनल करना है कि ए और बी में कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। इसके बाद हम नीचे आए तो हमने देखा कि इंसुलिन जो है ये हमारा कहाँ से स्रावित होता है, तो ये होता है अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरे से। तो अब देखिएगा कि जो आपका डी है इसमें दूसरा किसमें दिया है, तो यहाँ पर भी दूसरा है, यहाँ पर भी दूसरा है। ठीक है, तो अभी भी कंफ्यूजन है। अब बात करना है प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये क्या होता है कि हार्मोन ये जो होता है बच्चों, ये महिलाओं के जो मासिक धर्म और गर्भावस्था होता है उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे से, यानी कि गर्भाशय से। तो ए का तीसरा किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो ये मुख्यतः जो है पुरुषों के वीर्य कोष में स्रावित होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये होता है ग्लूटेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, तो कौन सा विटामिन है वो है आपका विटामिन B6। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सभी ने यहाँ पर इसको किया भी होगा, पहले सुना भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है अस्थि, दूसरा है दंतवल्क, फिर है डेंटिन, फिर है सीमेंटम। तो बताइएगा क्या हो जाएगा। सबसे मजबूत भाग जो होता है, कठोर भाग होता है हमारे शरीर का, वो होता है इनेमल। क्या होता है बच्चों, इनेमल। तो इनेमल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है वो तो दिया नहीं गया है। इनेमल होता है इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका हिंदी वर्ड होता है दंतवल्क। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया अब। तो यहाँ पर इनेमल भी दिया जा सकता है और दंतवल्क भी दिया जा सकता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका अगला क्वेश्चन 27 नंबर। एजोला क्या है, तो एजोला आपको बताना है कि ये क्या है। एजोला जो होता है ये एक जलीय फर्न होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सील या फोका किस जाति का है। सील या फोका जो है वो किस जाति का है, ये आपको बताना है। तो सील या फोका जो होता है ये होता है हमारा स्तनपायी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें बेमेल आपको यहाँ पर छांटना है। सबसे पहला है फिजियोलॉजी, ये संबंधित है आपका जीव विज्ञान से। साइकोलॉजी क्या होता है, ये होता है मनोविज्ञान। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी जो है ये मनोविज्ञान से संबंधित है। बाकी जो है फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ये तीनों के तीनों आपके जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है बच्चों सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एपी कल्चर किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है मधुमक्खी पालन। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मधुमक्खी पालन होता है ये एपी कल्चर। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो फूल फल या जो सब्जी होती हैं, फूल हो गया या फल हो गया, ये सब्जी उत्पादन हो गया, ये आता है आपका हॉर्टिकल्चर से। पिसीकल्चर किसको बोला जाता है, तो ये होता है मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर अब विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन की खोज फंक ने की थी 1911 में। रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन आवश्यक होती है। जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है बी और सी। वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, बी की कमी से होता है बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी नामक रोग, डी की कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, ई की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना। ठीक है, और यहाँ पर अब दिए गए हैं रासायनिक नाम। ट्रिक दी गई है रथ एक टॉफी। यहाँ पर रथ
एक टॉफी, इस तरीके से लिखना है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होगा रासेरेटिनॉल, बी का हो जाएगा थायमीन, सी का हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल और विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। ठीक है, समझ में आ गया? तो रत एक टॉफी, ये आपकी ट्रिक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये मैराथन क्लास यहाँ पर होती है समाप्त, और आशा करते हैं कि जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और वीडियो को लाइक करके सभी लोग जाइएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और मैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।